भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। ख्याति तुम बताओ। बस सब ठीक चल रहा है। क्या नया हो रहा है? बिल्कुल, बहुत कुछ नया हो रहा है। नया तो होते ही रहता है बस सवाल ये है कि हम लोग किस पे चर्चा करें। तो एक चीज जिसपे जो बात नई भी है और पुरानी भी है, इसीलिए शायद पुलियाबाजी पे हमें बात करनी चाहिए इस पर, और वो थी भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कहानी पे। तो आपने देखा होगा आजकल आए दिन इसके ऊपर एक ना एक न्यूज आइटम आता ही है। मतलब हर 2-3 दिन में एक चीज आती है, एप्पल ने ये कर दिया, सैमसंग ने वो नहीं किया, या फिर भारत ने इतने करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। तो मुझे लग रहा था इसके ऊपर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं कि कहाँ जा रही है ये कहानी, और सौरभ से भी समझते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ये कहानी कहाँ जा रही है और उनको क्या लगता है कि किस तरीके से ये दोनों कहानियाँ अलग हैं। ठीक है, तो इसका और नज़दीकी एक बैकड्रॉप ये है कि अभी पिछले ही हफ्ते सरकार ने एक और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया है, जिसमें 17,000 करोड़ दे रहे हैं वो, आई थिंक अगले 4-5 साल के लिए। और ये है लैपटॉप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए। लैपटॉप्स, मोबाइल के अलावा जो भी नई लैपटॉप, राउटर वगैरह ज़्यादा उसका उत्पादन हो भारत में, उसके लिए एक नई PLI स्कीम अनाउंस की है। और मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो कहानी आती रहती है, लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में भारत से तकरीबन $10 बिलियन के मोबाइल फ़ोन्स का निर्यात हुआ है, तकरीबन 85,000 करोड़। और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले तो वो 13-14 बिलियन डॉलर्स है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हमारे मोबाइल फ़ोन में ही है। तो अब सरकार चाह रही है कि ये और भी चीज़ों में हो इलेक्ट्रॉनिक्स के, और काफ़ी लोग इसके ऊपर उत्साहित है। जैसे मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो कई लेख लिख चुके हैं कि भारत ने फोड़ दिया है ऑलरेडी और हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो उसके ऊपर मुझे लगा थोड़ी हम और चर्चा करते हैं। तो शुरुआत आप दोनों से करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये कहानी, आपका क्या परसेप्शन क्या है कि कहाँ जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और आप जब पढ़ते हैं ये न्यूज़ तो आप किस तरीके से परसीव करते हैं इसे? तो मैं पढ़ने के अलावा, क्योंकि हम तो फैक्ट्रियों में ही रोबोट वगैरह भेजते हैं, तो कुछ काफ़ी ये सब टाइप की फैक्ट्रियों में जाना भी होता है हमारी टीम का। तो हम तो फर्स्ट हैंड मैं बोल सकता हूँ कि देख रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है इसमें रियलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमने ये एक सक्सेस स्टोरी है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए ये लैपटॉप वगैरह वाली स्कीम्स भी इसीलिए आ रही है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो ठीक है। मोबाइल फ़ोन एक छोटा कंप्यूटर ही है, तो और अभी आईपैड भी आ रहा है इंडिया में, राइट? तो अगर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट हम कर सकते हैं तो लैपटॉप क्यों नहीं कर सकते? ज़्यादातर ये असेंबली बेस्ड ऑपरेशंस हैं, तो एक तरीके की असेंबली में हम अच्छे हैं तो दूसरी तरीके की असेंबली भी हम क्यों नहीं अच्छी कर सकते? काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम असेंबली का होता है। तो मुझे लगता है कि ये, और शायद 4-5 साल पहले तक हम नेट इंपोर्टर थे मोबाइल फोन्स के, तो नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर हो जाना मेरे ख्याल से ठीक ठाक सक्सेस है। और 2 बड़े बड़े लोगों ने हाथ रख दिया, सैमसंग और एप्पल, जो कि सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया के। दोनों की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं अभी इंडिया में। तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को शक था कि हाँ, हम मोबाइल फ़ोन में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो कुछ तो आई थिंक ठीक किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से ठीक हुआ। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हस्तक्षेप को लेकर के हमेशा डाउट भी रहते हैं लोगों को, क्योंकि सारे हस्तक्षेप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हिंदुस्तान में एक ही बड़ा सक्सेस स्टोरी है ऑटोमोटिव का, जहाँ पे हस्तक्षेप सक्सेसफुल रहा है। या फिर आप सॉफ्टवेयर में भी बोल सकते हैं, शायद वो वैसे भी सक्सेसफुल होता, बट गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया था और उसकी वजह से सक्सेस भी आया। अब किसकी वजह से आया पता नहीं, शायद सक्सेस हो रहा था इसीलिए उस पर हाथ रखा, जो भी कहेंगे। बट एटलीस्ट ये 2 बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं इंडिया में, ऑटोमोटिव और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, जिसमें सरकार ने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिशें करी और ये 2 सेक्टर बड़े हैं। अब कोशिशों की वजह से बड़े हैं या नहीं है वो देखना, पर मुझे लगता है कुछ तो हाथ है ही, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ नहीं होता सरकारों का। तो दोनों, तो ये आई थिंक अब तीसरा बड़ा सेक्टर इस टाइप का दिख रहा है। जबकि आप इसके कंपैरिजन में टेक्सटाइल में देख सकते हैं, टेक्सटाइल में इतनी कोशिशें करी हैं इतने सालों से और पैसों की कोई कमी, पैसे कम नहीं खर्च किए होंगे पर कुछ निकला नहीं। पर यहाँ पे हमको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं तो देख करके काफी प्रोत्साहित हूँ कि अच्छी बात है।
इस विषय पे मुझे तो इनसाइडर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, बट एज एन आउटसाइडर जो न्यूज़ पढ़ के समझ में आता है तो ये चीज़ मुझे समझ में आई है कि एक तो जैसे कोविड के दौरान बहुत जो चाइना में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए थे वगैरह, उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी कंपनीज़ को ये लग रहा था कि अभी हमें अपनी सप्लाई चेन दूसरे देशों में भी रखनी चाहिए, इतना डिपेंडेंस चाइना पे अच्छा नहीं है। तो उस एंगल से एक भारत का एक मौका बन रहा था और भारत सरकार ने शायद ये समझ के उस हिसाब से अलग अलग इंसेंटिव्स देना शुरू किया, जिसका भी हमें फ़ायदा अभी मिल रहा है। ये एक तरीके से एक पॉइंट वो है। दूसरा ये है कि जैसे अभी यूएस चाइना का टेंशन बढ़ रहा है तो फिर ये डायनामिक्स और भी उभर के आया है कि भाई ठीक है, फिर इंडिया को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडिया हो सकता है, और इसकी वजह से और फिर ये पीएलआई स्कीम वगैरह की वजह से ओवरऑल भारत में जो इंसेंटिव बन रहा है अभी बड़ी बड़ी कंपनीज का, इसलिए सैमसंग और एप्पल वगैरह जो अभी भारत में आके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये 2 पॉइंट मेन समझ में आए हैं। ठीक है, इसमें ये प्रणय मैं एक ही चीज जोड़ूंगा, जैसे मैंने बोला कि राइट कि ये ऑटोमोटिव और हमको सॉफ्टवेयर में तो इंडिया ने अच्छा किया और सरकार ने भी मदद करी। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे मेक इन इंडिया वगैरह, लेकिन मैक्रो कंडीशन चेंज हुई तो अब शायद क्या ये लोग भारत में वैसे भी आते हैं अगर मैक्रो, क्योंकि उनके पास क्या ही कितने ही ऑप्शन है, आना तो पड़ता ही। चाइना से चाइना +1 सब लोग करना चाहते हैं, ठीक है, और अभी भी हमको दिख रहा है ज्यादातर लोग वियतनाम वगैरह जा रहे हैं और कुछ इंडिया भी आ रहे हैं। तो उतना क्या ये लोग वैसे भी आते, और या फिर ये सही भी है कि जहां पे मोमेंटम दिख रहा है वहीं पे और थोड़ा धक्का लगा लो। तो शायद सरकार ठीक ही कर रही है कि जहां पे हमारे को मिल रहा है एक तरह से एक ग्लोबल मैक्रो कंडीशन है जो हमारे लिए फेवरेबल हो रही है, तो उसी पे हम और इन्वेस्ट करें, अपने सक्सेस को और बिल्ड करना चाहिए। जहां हार रहे हैं उसको क्यों, उसके पीछे क्यों भागे, है ना। तो ये एक और मैं पर्सपेक्टिव दूंगा कि मैक्रो कंडीशन सर्टेनली बहुत फेवरेबल हुई है। उससे पहले बहुत कोशिशें की हैं इसी सरकार ने और हम तब नहीं सफल हो पा रहे थे। हाँ। और एक इसमें जोड़ना चाहती हूँ लास्ट पॉइंट की, जैसे डॉक्टर सावन रे के साथ भी हमारा डिस्कशन एक हुआ था, उसमें उनका भी कहना था ना कि वो भी सजेस्ट कर रही थी कि अलग अलग पीएलआई स्कीम्स निकालनी चाहिए और उस हिसाब से फिर अभी स्कीम्स आई है। तो एक एकेडमिशियन भी उस आइडिया को सपोर्ट कर रही थी एक तरीके से। तो मुझे लगा कि सही डायरेक्शन ही होगी ओवरऑल ऐसे। बिल्कुल। नहीं तो मैं कुछ एक पॉइंट्स बोलता हूँ जो आप लोगों ने बोला, उसको रिएक्ट करता हूँ। एक तो सौरभ, पहले 2014-2017 से पहले तो हम लोग वैसे भी काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स भारत में ही बनते थे, है ना, वो माइक्रोमैक्स वगैरह। तो ये जो कहानी है ये 2017 के बाद के डिक्लाइन की थी पिछले कुछ सालों में, और वो ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मतलब जो माइक्रोमैक्स और वगैरह कंपनीज थी वो लोग सिर्फ चाइना से प्रोडक्ट्स ला रहे थे और उसे असेंबल कर रहे थे और उसे इंडियन मार्केट में बेच रहे थे। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 6-7 साल से वही चीज़ कर रहे थे। तो हुआवे ने सोचा, ओप्पो ने सोचा, या फिर शाओमी ने सोचा यार ये हमारी प्रोडक्ट्स जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स है, मतलब कुछ तो असेंबल्ड भी नहीं थे, मतलब कुछ तो सीधे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को अपना स्टिकर लगा के हम लोग बेच रहे थे वो लोग। तो क्योंकि हम लोग वो लैडर जो है, जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की, वो उसमें हम लोग थोड़ा और एडवांस नहीं कर पाए। जब दूसरे प्रोडक्ट्स आए हुआवे, ओप्पो के, तो ये सब कंपनीज एकदम ही पीछे रह गई। और फिर जो कहानी थी वो तो अभी, और एक्सपोर्ट्स भी पहले बहुत अच्छे थे। और आपको याद होगा नोकिया की कंपनी थी वगैरह, सेटअप था। तो एक्चुअली अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देखें मोबाइल फ़ोन्स के, तो मैंने पिछले साल का तो नहीं देखा, ये नंबर तो काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन उसके पिछले साल तक हमारा जो नंबर था वो एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी एज अ सेम था, मतलब जो 2008-9 में था और अभी था। तो उसमें इतना कुछ जंप नहीं आया था। ऑब्वियसली अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स देखते हैं तो ये सब इंप्रेसिव लगते हैं, और मतलब 10 साल का इन्फ्लेशन भी है तो 1 लाख करोड़ वगैरह अच्छे नंबर्स लगते हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँगा, हाँ, तो दूसरा पॉइंट जो आप दोनों कह रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं जो मौका अभी आया, तो मौके पे थोड़ा चौका तो लगा दिया है सरकार ने, लेकिन मौके पे छक्का भी लगा सकते थे, और मुझे लग रहा है हम लोग वो छक्का नहीं लगा पा रहे। और वियतनाम वगैरह थोड़ा आगे निकल चुके हैं इसमें, क्योंकि अभी भी आप देखें तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में वियतनाम का 2010 में भारत और वियतनाम सेम पोजीशन पे थे एक्सपोर्ट्स में, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। आज वियतनाम की इंडिया के कंपैरिजन में 7 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स है वियतनाम की। मैं चाइना की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, और ये 2010 से पिछले 13 साल की कहानी है सिर्फ, ठीक है। और वियतनाम कैसा, कुछ तमिलनाडु टाइप की इकोनॉमी होगी, राइट?
वही तो ज्यादा हिंदुस्तान से भी शायद इंडिया से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ तो ये 10 करोड़ की आबादी है बेसिकली करीब। बिल्कुल। तो ये ऐसे क्यों कर पा रहे हैं वो, और हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो PLI हैं वो और असरदार हो पाए। तो इसके ऊपर मेरे 3 पॉइंट्स है, मैं तीनों बोलता हूँ एक एक करके और आपके कमेंट्स लेते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एक पॉइंट था कि, और ये इक्रियर की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें पहले ग्लोबलाइज करना चाहिए और फिर लोकलाइज करना चाहिए। जबकि हमारी अब पिछले 10-15 साल की नीतियाँ ये रही है कि हम साइमल्टेनियसली ग्लोबलाइज भी करना चाहते हैं और लोकलाइज भी करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम लोग ग्लोबलाइज किस तरीके से करना चाहते हैं, PLI स्कीम या फिर एक्सपोर्ट्स के को एनकरेज करके वगैरह, ये सब हम लोग कर रहे हैं और कई देश ऐसे करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग वो कैसे करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि यार तू अगर इंडिया में मैं PLI दूंगा, तुम मैन्युफैक्चर करो, लेकिन तुम इंपोर्ट करोगे तो तुमको हम 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तो कस्टम्स ड्यूटी काफ़ी बढ़ा देते हैं। और वो हम लोगों का कुछ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हर कंपोनेंट को हम लोग टारगेट करते हैं सरकार की, आज इस साल में चार्जर तुम लोगों को यहाँ बनाना है तो चार्जर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। फिर तो सरकार का ये नियत रहती है कि ठीक है, फिर चार्जर्स की एक लोकल प्रोवाइडर्स वाली कंपोनेंट मेकर्स की इंडस्ट्री इमर्ज हो जाएगी और फिर सब कुछ हम लोग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यहाँ करेंगे। अब ऐसा नियत होता है, लेकिन हम लोग जैसे अक्सर बात करते हैं नियत और नीति में फर्क होता है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने वियतनाम और चाइना की भी पॉलिसीज को स्टडी किया तो उसमें उन्होंने पाया कि उसमें काफ़ी अंतर था। ये लोगों की पॉलिसीज में वो पहले ग्लोबलाइज किया उन्होंने, उसके बाद लोकलाइज करने की कोशिश की। तो उन्होंने किस तरीके से किया कि पहले तो वो सीधा सीधा उनका बस एम था कि एप्पल और सैमसंग जैसे लोग हमारे यहाँ पे बेस बना ले, और फिर एक बार बेस बन गया अगर उनको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करें, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होने हैं तो इंपोर्ट्स भी कम लाजमी होना चाहिए कि वो कर पाए, नहीं तो एक्सपोर्ट इतने महंगे हो जाते हैं कि यहाँ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में नहीं जा पाते। अब एप्पल्स की कुछ फैक्ट्री वियतनाम में भी होगी, चाइना में भी होगी, इंडिया में होगी, वो तीनों भी तो एक साथ कम्पीट कर रही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ के कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो वो नुकसान होता है। तो खैर वियतनाम और चीन दोनों में एक्चुअली क्या हुआ, पिछले 13 सालों में जब उन्होंने ये सब स्कीमें शुरू की तो जो उनका जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन था वो एक्चुअली घट गया पहले कुछ सालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहा था। लेकिन ओवर टाइम क्योंकि जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए, तो ऑटोमेटिकली एक कंपोनेंट इंडस्ट्री भी बन गई जो कंपोनेंट्स बना रही थी और वगैरह वगैरह, और फिर अभी उनका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भारत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जबकि भारत में अभी क्या हो रहा है, PLI स्कीम्स का भी देखें तो एक तो है सकारात्मक कहानी तो है, लेकिन 5 साल बाद कहाँ होगी वो हमें पूछना चाहिए, जब PLI स्कीम खत्म हो जाएगी ना तब उसका एक्चुअल सक्सेस फैक्टर होगा। तो उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो PLI में उनको पैसे मिल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं कंपोनेंट्स में उसको पे करने में जा रहे हैं। इसके ऊपर ICA की बहुत रिपोर्ट भी आई थी कि ज़्यादातर PLI का जो पैसा जा रहा है वो हम लोग इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स पर डाल रहे हैं और हम लोग को टैक्स जो सरकार ने पैसा दिया है वो वापस सरकार के पास जा रहा है। तो ये मुझे लगता है एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि ये ग्लोबलाइज और लोकलाइज एक साथ करना अच्छी बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो ओवर टाइम हो जाएगी। जैसे 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 अगर एप्पल के मेन प्रोड्यूसर्स फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन वगैरह अगर उनका बेस यहाँ पर बन गया तो उनको भी चाहिए होगा कि लोकल कंपोनेंट्स यहीं से आए, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी होता है एक साथ जल्दी से कुछ प्रॉब्लम डिबग कर सके। क्रिसमस के सेल के पहले उन्हें प्रोडक्ट्स मार्केट में डालने रहते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको भी समझ में आती है। उसके लिए सरकार अगर ऐसी तरीके की नीतियाँ बनाए तो उसका थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट ही होता है, और ये हम लोगों ने पिछले कई सालों से देखा है। तो इस पॉइंट पे आप दोनों क्या कहते हैं? एक मेरा इसमें जस्ट एडिशनल सवाल है एक्चुअली कि अगर भारत का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज करने में क्या दिक्कत है? ये एक बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन लग सकता है, बट हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है तो हम उनके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं।
एक तरीके से। बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक्चुअली हमारा डोमेस्टिक मार्केट बड़ा नहीं है। तो अगर आप देखें, इसकी भी काफी स्टडी है, कितने लोग एप्पल फोन खरीदते हैं यार भारत में, कितना बड़ा मार्केट है वो। तो आप ओवरऑल स्मार्टफोन्स का मार्केट देख ले तो भारत में उसका 6-7% मार्केट है। तो मतलब और तो भारत के बाहर 93% मार्केट हुआ ना, तो इट ऑब्वियसली मेक सेंस। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले का भी इंटरेस्ट वही होगा कि मैं लॉन्ग टर्म में दूसरे देशों के लिए बनाऊं, वो भी वही ऑप्टिमाइज करना चाहेगा, है ना? बिल्कुल। तो इसमें ख्याति एक चीज है कि अगर हम सिर्फ अपना डोमेस्टिक, जैसे कोई अभी जो हिंदुस्तान कर रहा है वो एक अच्छी चीज है। अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पूरी ग्लोब के लिए, तो हमारी फैक्ट्री का जो स्केल होता है उससे आपको और कॉस्ट कम मिलेगी अपनी लोकल के लिए भी। हाँ। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडिया के लिए बनाएंगे तो उतनी, और वही चीज जैसे चाइना और वियतनाम में हो रही, वियतनाम की डोमेस्टिक मार्केट तो इंडिया से भी बहुत छोटी है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा एक्सपोर्ट हब बन रहा है, उनको लोकली भी फायदा हो रहा होगा, क्योंकि उनको तो अपनी लोकल फैक्ट्री से सप्लाई मिल रही है जो कि पूरी दुनिया को सप्लाई कर रही है ना। तो ये एक मैंने चीज देखी, जैसे कुछ कंपनीज हैं इंडिया में, मैं ऑटोमोटिव में देखता हूँ, क्योंकि हम ऑटोमोटिव में अक्सर देखते हैं, हर कंपनी तो इंडिया में उतनी गाड़ियां नहीं बेचती है, लेकिन उनकी गाड़ी इंडिया में भी काफी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बना दिया इंडिया में कार का। तो उनकी गाड़ियां उतनी बनती हैं, अदरवाइज वो गाड़ी की एक ही शिफ्ट चला सकते हैं, इतनी सारी फैक्ट्री लगाओगे तो फिर कैसे आपको ROI मिलेगा और कैसे आप सस्ती गाड़ी बेच सकते हो। तो हिंदुस्तानी उपभोक्ता को भी फायदा होता है अगर आप ग्लोबल मार्केट इंडिया से टारगेट करते हो, बजाय इसके कि सिर्फ लोकल मार्केट टारगेट करो। और अगर वो दूसरे देशों के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव है तो मतलब हमें भी वही कॉम्पिटिटिव रेट का फायदा मिलेगा, वरना अगर हम डोमेस्टिक में महंगा और बाहर सस्ता, ऐसा अगर लॉजिस्टिक है तो फिर मतलब इसका मतलब कि इंडियन कंज्यूमर ज्यादा पैसा दे रहा है। बिल्कुल, वो टैक्स का फर्क हो सकता है पर उसके अलावा नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, नीति की वजह से हिंदुस्तान में चीजों पे टैक्स ज्यादा है थोड़े कुछ चीजों पे, पर चलेगा। टैक्स के अलावा और फर्क तो नहीं होने चाहिए ना, तो फिर आपको मिलेंगी चीजें सस्ती और इंडिया में। हाँ, और एक और चीज़ है जो हम लोगों ने हेमा हटंगड़ी के साथ डिस्कस किया था बहुत टाइम पहले, कि एक्सपोर्ट के बहुत और ज़्यादा भी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी वगैरह आपको उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जबकि डोमेस्टिक अगर आपको, मतलब ये तो भारत की कहानी है ना पिछले 70 सालों की, कि हम लोगों ने क्लोज कर दिया, फिर हमारे कंपनीज सिर्फ हमारे कंपनी हमारे उपभोक्ताओं के लिए बनाएंगी चीज़ें, तो वो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। और जब दूसरे देशों के फाइनली मार्केट्स ओपन हुए तो कई कंपनी compete ही नहीं कर पाई। तो एक्सपोर्ट्स अगर अच्छे होंगे तो आपका क्वालिटी अच्छा होगा, आप टारगेट कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं है किसी सरकारी नीति की वजह से, तो वो तो एक है ही। ठीक है, एक और इसमें जुड़ी हुई बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, कि एक और ऐसे WTO के अंतर्गत एक ट्रीटी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, जिसके तहत 1997 में भारत ने भी उस पॉलिसी में साइन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऊपर हम लोग इंपोर्ट टैरिफ 0 कर देंगे कुछ हद समय के बाद। और भारत ने साइन किया, लेकिन भारत का जो लेसन था इससे, वो लोगों को लगता है, सरकार को भी, और ये सरकार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि हमारा जो अनुभव था इस पॉलिसी, इस नीति की वजह से वो बहुत नेगेटिव था, और हम लोग आगे जाके ये नहीं करेंगे, हम लोग इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाएंगे। और एक्चुअली EU, जापान, ताइवान, इन तीनों ने केस किया है भारत के ऊपर, अभी चल रहा है, जो कि भारत हार गया, अभी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा वो। लेकिन ये ऐसी भी चीज़ें हैं कि हम लोग इंपोर्ट टैरिफ्स, और भारत का रीजनिंग क्या था पता है, कि उन्होंने बोला ये हम लोगों ने 97 में किया था साइन, उसके तब स्मार्टफोन तो था नहीं, अब स्मार्टफोन आ गया है, तो हम लोग स्मार्टफोन के प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स पे करेंगे टैक्स। तो ठीक है, मुझे लगता है आप इसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट टैरिफ्स का क्या असर होता है हमारे एक्सपोर्टिंग पे या हमारे कॉम्पिटिटिवनेस पे, वो मुझे लगता है अभी भी समझ थोड़ी इंटरनलाइज नहीं किया है। सबको लगता है ये इंपोर्ट टैरिफ्स अच्छी चीज़ है, इससे हम लोग ज़बरदस्त भारतीय कंपनीज बना देंगे। मुझे लगता है ये पूरा ऑटोमोटिव से लेसन है प्रणय, क्योंकि हमने सेकंड हैंड कार के इंपोर्ट्स पे खूब हाई टैरिफ लगाए और वो सक्सेस हो गया हमारा ऑटोमोटिव में, जिस भी वजह से हुआ, लेकिन हुआ सक्सेसफुल। और हमने वो लेसन को गांठ मान लिया है कि वो बहुत अच्छी चीज है और हमको रेप्लिकेट करनी है। हमने काफी कोशिश करी, वो एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे वो एक बढ़िया सक्सेस मिला है हमको, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है इंडिया का ऑटोमोटिव में, जहाँ हमने बहुत हाई टैरिफ रखे
आप बाकी बहुत सारे देशों को देखेंगे जहां पे सेकंड हैंड गाड़ियां यूरोप से, यूएस से आती हैं, या नई गाड़ियां भी बाहर से आती हैं, क्योंकि लोगों ने आके घुट्टी भी यही पिलाई कि भाई गाड़ियां तो बहुत एसेंशियल है, गाड़ी से आपकी बाकी चीजें अच्छी होंगी कंट्री की वगैरह, तो आप सस्ती रखिए गाड़ियां। तो अब इसकी आप काफी इस पे पीएचडी कर सकते हैं कि भाई शायद अगर हम नहीं बनाते हमारी गाड़ी तो उसका ज्यादा फायदा होता, क्या कह सकते हैं। पर जो यथास्थिति है उसमें हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोटिव, उसकी वजह से एक इंडिया में बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है। लगभग 20-25% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इज ऑटोमोटिव ओनली। तो ये और हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव है, चाइना से कम है शायद अभी चाइना ने सडनली इलेक्ट्रिक कार्स का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, लेकिन पुरानी जो आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं उसमें हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और मतलब इतनी सोचो 25 से 30 साल में हिंदुस्तानी कंपनियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि भाई टाटा मोटर्स ने जाकर के JLR वगैरह खरीद ली, यूके की ऑटोमोटिव कंपनी खरीद ली है ना। तो ऐसा कोई छोटा मोटा काम नहीं किया हिंदुस्तानियों ने। तो ये एक मुझे लगता है हमने उस लेसन को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे दांव दोबारा से लग जाए जो एक बार लग गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता ये सही है गलत है, बट मैं पर्सपेक्टिव थोड़ा कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है सौरभ। और लेकिन मुझे ये भी लगता है कि प्रोडक्ट काफी अलग अलग है ना, ऑटोमोबाइल और मतलब फोन सेम फोन हम लोग पूरे विश्व में चाहते हैं ना, मतलब। पर गाड़ियां भी तो ऐसे ही है ना प्रैक्टिकली। आप देखो मारुति की स्मॉल कार हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, हुंडई की स्मॉल कार चेन्नई से ही पूरी दुनिया में चल रही है। हाँ, तो ऑटोमोटिव में तो जबरदस्त स्टैंडर्डाइजेशन है। नहीं, बट मारुति कार मतलब पूरी दुनिया में नहीं, मारुति कार पूरे मतलब आप सोच सकते हो अफ्रीका में या श्रीलंका में वगैरह, जहां पे भी छोटी गाड़ियां चलती। हाँ, लेकिन आईफोन पूरे विश्व में आईफोन है। ठीक बात, यूएस में भी हो या यूरोप में। तो लेकिन वो इनका, लेकिन जो OEM और कंपोनेंट वाला जो एक डायनेमिक है उसमें उतना भी फर्क नहीं है मेरे साथ। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा ऑब्वियसली, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादा है, लेकिन वो जो एक चीज है जहाँ पे सप्लाई चेन में सेम कंपोनेंट वाले लोग बाकी लोगों को देते हैं, आप कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट करते हैं, OEM सिर्फ टिपिकली कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिल करके असेंबल करता है। और शायद एक सबसे बड़ा जो फर्क है जो भी कम होता जा रहा है कि सॉफ्टवेयर का पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो वो एप्पल और गूगल अपना सॉफ्टवेयर का बिजनेस तो कमा ही रहे हैं। ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। इवन ऑटोमोटिव भी लो मार्जिन है, पर उससे भी ज्यादा, क्योंकि सारी मलाई सॉफ्टवेयर वाले खा रहे हैं। लेकिन जो भी हार्डवेयर में बन रहा है, पैसा तो बन ही रहा है, कुछ तो बन ही रहा है। तो वो एक है चीज। और एक और चीज जो तुमने मेंशन नहीं करी, मैंने सरकार में ही काफी लोगों के मुंह से सुना था, उनको काफी एक हिंदुस्तान में एक्सचेंज रेट को लेकर काफी हाई तौबा रहती है ना। तो काफी लोगों को काफी साल से लग रहा था कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगली चीज है जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी द न्यू ऑयल। सरकार में काफी लोग ये शब्द यूज कर रहे थे कि भाई जिस तरह से हमको तेल को लेकर के डेफिसिट हो जाता था फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाला है। तो ये एक काफी फीलिंग थी सरकार में, मतलब पिछली सरकार में भी। तो ये पिछले 8-10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि उनके पास काफी इंटरनल रिपोर्ट्स थी कि ये जिस तरह से एक्सप्लोड होने वाला है, हमारा तेल जैसा हाल ना हो जाए, हमारी सारी फॉरेन एक्सचेंज इसी में चली जाएगी और हमको जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हो सकता है। दोनों कारण अच्छे कारण है, सरकार की दृष्टिकोण से तो अच्छे कारण। लेकिन अब एक्सपोर्ट मतलब हम लोगों ने कई बार बात की है कि किस तरीके से अब फॉरेन एक्सचेंज थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास काफी रिजर्व्स है, और जितना हम लोग और एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे भी। तो अगर चीप इंपोर्ट्स होंगे और एक्सपोर्ट्स होंगे तो एक्चुअली नेट पॉजिटिव होगा। ये मतलब मिल्टन फ्रीडमैन जब भारत में आए थे तब उन्होंने ये लिखा था। खैर तब अलग बात थी, अब तो भारत बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये सोच वैसी है, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। दूसरा मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम लोग मिस कर रहे हैं ये है कि अगर हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को एकदम और बढ़ाना है तो हमें चीन से इन्वेस्टमेंट या फिर चीन से लोग एक्सपर्टीज़ को अलाउ करना ही पड़ेगा। और ये मैं बोलता हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी एप्पल की भी आप बात करें, एप्पल को पहले उन्होंने उनके सब एप्पल तो ना तो एक वेयर हाउस है उनके पास, ना तो उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, सब वो ये FATP से करते हैं, फाइनल असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट, शायद कुछ जो ऐसे विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन वगैरह है ना, तो वो ही सब लोग बनाते हैं। अब उनको जब बनाना है आईपॉड्स वगैरह, तो
उनके सब सप्लायर्स तो चाइना वाले ही हैं। तो अब एप्पल ने क्या किया, एप्पल को पहले चाहिए था कि वो लोग भारत में आए, लेकिन सरकार ने वो FDI रेगुलेशन लगा दी गलवान इंसिडेंट के बाद। तो उसके बाद उन्होंने सब चीन की टेक कंपनीज को बोला कि परमिशन चाहिए, तो मतलब इफेक्टिवली वो रुक गई थी। फिर अभी 1-2 महीने पहले एप्पल को स्पेसिफिकली एक पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन से निजात मिला है। तो कुछ 12-14 उनके चीन के सप्लायर्स हैं, उनको सरकार ने बोला कि तुम आ सकते हो, लेकिन अगर तुम जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे एक लोकल प्रोवाइडर के साथ तो हम तुमको अलाउ करेंगे। उसमें कंट्रोलिंग स्टेक भी भारत की कंपनी का होना चाहिए, तो हम अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, एप्पल के लिए तो इतनी मतलब स्पेशल डील दे दी सरकार ने, लेकिन जनरली अगर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में भी अगर हमें बेहतर करना है तो चीन से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट या एक्सपर्टीज लाना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे एप्पल भी ये जब बनाएगा तो इंजीनियर्स तो चीन से ही आएंगे इसके लिए, तो वो हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग अलाउ करें। जबकि अभी के जो नियम है, नीति है, जियोपॉलिटिक्स है, वो शायद इस चीज़ की अनुमति नहीं देती और इसका हमें नुकसान हो सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चीन एक्सपोर्ट पावर इसीलिए हुआ क्योंकि उसने यूएस का भरपूर फ़ायदा उठाया। जो यूएस इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनको इन्वाइट किया। तो इसी तरीके से हमें भी चीन से जो इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स करना चाहते हैं तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उसका, उससे हमें परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस वगैरह में जाने वाली चीज़ तो नहीं है। मतलब असेंबली कोई करना चाह रहा है आईपॉड्स की, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इसके बारे में आप दोनों क्या सोचते? तो ये खासकर मैंने वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना था। देखो हमको जैसा लगता है कि चीन से सबको China+1 चाहिए, चाइना से लोग हेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में ऑब्वियसली एक दिक्कत है, तानाशाही है वगैरह है, पता नहीं चलता कब क्या कर देंगे, तो एक रिस्क आ जाता है। पर हमको एक चीज़ ये सोचनी चाहिए, ये रिस्क सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, जो चाइनीज बिजनेस वाले हैं और चाइनीज कंपनीज है उनको भी ये रिस्क है, उनको भी China+1 चाहिए। ठीक है। और तो ये थोड़ी है कि जो चाइना में, क्योंकि चाइना इस तरह से सोचता है कि चाइना में जो सब लोग हैं वो तो सरकार का ही अंग है, पर सारे चाइनीज ऐसा नहीं सोचते, ना ही वो होना चाहते हैं। और आपने देखा ये जैक मा की क्या हालत करी उन लोगों ने। तो बाकी लोग भी चाहते हैं कि अपनी जितना एसेट इन्वेस्टमेंट चाइना से बाहर ले जा सके वो करना चाहते हैं। तो वियतनाम को इसका बहुत फायदा मिला है। वियतनाम की चाइना से, हिंदुस्तान से ज्यादा लड़ाई है। ठीक है, उनका जितना गहन युद्ध हुआ था उतना इंडिया का नहीं हुआ था उनके साथ में। ठीक है, और उन लोगों ने लेकिन सोचा कि भैया कैसे हम बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स को अलग रखते हुए चाइनीज कंपनीज को आने दे सकते हैं। शुरू में बहुत सारा जो वियतनाम का सक्सेस है वो इसीलिए है क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने वियतनाम में आके वो सक्सेस क्रिएट किया। और मुझे लगता है ये हम लोगों ने एक ट्रिक मिक्स कर दी। हम यहाँ पे सारे डिसीजन बहुत ज्यादा इमोशनल तरह से ले लेते हैं। ये थोड़ी है कि चाइना सिर्फ हिंदुस्तान से ही बैर है, मतलब जापान से भी तो है। जापानीज लोग चाइना के साथ इतने अच्छे से बिजनेस करते हैं, जबकि उनके साथ तो उनकी अगेन हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा लड़ाई है। जापानी ताइवान भी ले लो। हाँ, ताइवान तो और भी ज्यादा बड़ा है। हाँ, ताइवान तो और बड़ा एग्जाम्पल है। तो ताइवान इतने अच्छे से बिजनेस कर लेता है चाइना के साथ, जापान कर लेता है, वियतनाम कर लेता है, हमने नहीं सीखा। तो ये मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी मैच्योरिटी, थिंकिंग की मैच्योरिटी की कमी है। और जिस लेवल का देश बनना चाहता है हिंदुस्तान और हो गया है, हमको थोड़ी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि भाई कैसे हम उनके साथ लड़ाई, जहां जिस मुद्दे पे लड़ाई करनी है लड़ाई करें, और जहां मुद्दे पे हमें फायदा है हम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारें। ठीक है, और हम अपने लिए फ्यूचर में कुछ लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं। जितना चाइनीज पैसा इंडिया में लगा होगा वो भी ईंट पत्थर में, उतना हमको फायदा है ना, कहां से लेके भाग जाएंगे। ठीक मौके पे एक्चुअली हम उसको हड़प सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एक हम अपने लिए लेवरेज क्रिएट करें। तो ये मुझे लगता है एक हम लोगों ने बहुत इमोशनल हाइप क्रिएट करके चाइना इंडिया मुद्दे को और फॉरेन पॉलिसी को एक इमोशनल मुद्दा बना करके हमने अपने थोड़े इंटरेस्ट को क्षति पहुंचाई है। मतलब वो नहीं होता तो हम भी 5 गुना और कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो हाँ सौरभ, मुझे भी सहमति है इस विचार से, पर मुझे लगता है कि ये इसलिए ऐसा क्यों है, क्या ये भी एक कारण है कि जैसा आप पहले कह रहे थे कि हमें
चीन के जो इकोसिस्टम है उसकी समझ थोड़ी कम है। हम लोग को लगता है कम्युनिस्ट है कंट्री और अथॉरिटेरियन है, तो तानाशाही मतलब सब कुछ, सब लोग हमेशा सीसीपी की ही सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है हम लोगों ने ये इंटरनलाइज कर लिया है। जबकि ऐसा नहीं है यार, भारत जैसा बड़ा देश है तो उसमें भी अलग इंटरेस्ट तो होंगे। एक पार्टी है तो क्या हुआ, एक पार्टी में भी पॉलिटिक्स नहीं होती है क्या? लोग कितने अलग अलग सोचते होंगे लोग। और बिजनेसमैन तो पैसा कमाना ही चाहेंगे, कहीं भी हो, यहाँ पे हो या, तो वो सब चीजें मुझे लगता है हम लोग एक इतना बड़ा हम लोगों ने एक हवा बना दिया है कि चीन ऐसा है, एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप विथ ओनली वन पर्सन इन चार्ज, ऐसा परसेप्शन की वजह से हमें लगता है ये सब मौके हम खो देते हैं। हाँ, और ये भी इससे ताल्लुक है, जितना हम बिजनेस करेंगे उतनी हमारी समझ बढ़ेगी उनके बारे में। तो हमको उनको हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहिए, हमारी कंपनीज को भी वहां जाकर बिजनेस करना चाहिए। अभी भी हम देखें तो बहुत कम एग्जांपल्स हैं। मैं ढूंढ रहा था, एक मेरे को ओयो मिला सिर्फ, जिसने सक्सेसफुली चीन में जाकर के बढ़िया बिजनेस किया, वरना कोई इंडियन कंपनी ने चीन में जाकर के सक्सेसफुल बिजनेस नहीं किया है प्रणय, ठीक है। तो मुझे कोई अच्छे एग्जांपल्स नहीं मिले, हमेशा या तो रीसेलर बन के करते हैं या कुछ, जबकि काफी चीनी कंपनियां जो इंडिया में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस किया है जिन्होंने, हुआवे भी है, हायर है और भी बहुत है, ठीक है, उनकी बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और जापानी लोगों को सबके साथ बिजनेस करना आता है, वो इंडियन के साथ भी करती हैं, चीन के साथ भी करती हैं, अमेरिका के साथ भी करती हैं। तो ये हमको भी कला सीखनी चाहिए कि ये कैसे, भाई आपको सबसे बिजनेस करना आना चाहिए, चाहे आपकी उनसे बहुत दोस्ती हो या ना हो, वो एक अलग जगह है, बिजनेस एक अलग जगह है। बिल्कुल। और जहां तक हम लोग ये सब नहीं कह रहे कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में चीन सप्लाई कर रहा है ना, ये सब तो कमर्शियल यार, ये सब कंपोनेंट असेंबली, फोन, ये क्या फर्क पड़ता है चीन के लाने से, ठीक है। खैर, तो ये दूसरा पॉइंट था। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। एक और मुझे ऐसे लगता है, और सौरभ हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है पहले, आपने ही बताया था कैसे सॉफ्टवेयर में एक कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है, या सॉफ्टवेयर में लर्निंग के लिए एक लैडर होता है कि ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। एक तो वैसे ही मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी है, जो कि मुझे लगता है जो निराशावादी है और जो कट्टर सपोर्टर है सरकार की पॉलिसीज के, दोनों मात खा जाते हैं ये चीज समझने में। तो वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे निराशावादी लोग हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि, बोलते हैं ये हमसे ना हो पाएगा टाइप, हमेशा कहानी बता देते हैं कि देखो टाटा बना रहा है कुछ केसिंग्स आईफोन के लिए और 50% फेलियर रेट है उसकी, एप्पल के यहाँ पे ऐसी न्यूज आई थी। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, या फिर ऐसे बोलेंगे ना, सिर्फ स्क्रू ही तो कस रहे हैं ना, हाँ, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, ड्राइवर तो कर लिया, हाँ, स्क्रू ड्राइवर चलाने से कुछ बहुत सीख लिया। जैसे सॉफ्टवेयर में कुली हो गए, ऐसे तरीके के अपशब्द भी लोग यूज करते थे। तो आजकल ये मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, हाँ भाई स्क्रू ड्राइवर चला लिया तो बहुत बड़ा हीरो बन रहे हो टाइप से। हाँ, तो ये एक तरीके, एक साइड से ये लोग बोल रहे हैं निराशावादी, और जो कट्टर सपोर्टर्स है वो बोलेंगे कि ठीक है, अब जैसे ये PLI ने कर दिया, अभी 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हो गया, तो बस हम लोग एक एक्सपोर्ट हब बन गए हैं ऑलरेडी, ऐसा भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इन दोनों में मुझे लगता है मिस्टेक यही कर रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल लर्निंग, जो कि इनोवेशन लिटरेचर में काफ़ी रिसर्च टॉपिक है, उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि, क्योंकि इनोवेशन लिटरेचर ये कहता है कि टेक्नोलॉजिकल लर्निंग धीरे धीरे होती है, टाइम के साथ होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरीके से होती है। नौशाद फोर्ब्स ने लिखा था उनके आर्टिकल में, ये एक लैडर होती है OEM टू ODM टू OBM। मतलब OEM पहले जैसे सैमसंग, Hyundai, LG, TSMC, ये कोई ग्लोबल ब्रांड्स थोड़ी ना थे, ये सब पहले आउटसोर्स कर रहे थे। कि OEM थे वो कोई किसी के लिए बना रहे थे, जैसे अभी फॉक्सकॉन बना रहा है वगैरह। फिर उन्होंने सोचा कि यार अभी इससे हमें हमारी प्यास नहीं मिटी, तो हम लोग फिर उसके बाद उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया, प्रोसेस इनोवेशन में इन्वेस्ट किया, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर हुई। तो उसके बाद वो धीरे धीरे खुद की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने लगे, तो वो ODM बन गए, ओन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर। तो फिर उसमें वो इनोवेशन में वो थोड़ा सा हिस्सा और अपना पैर जमा लिया वहाँ पे उन्होंने। उसके बाद थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से और विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लीडिंग एज प्रोडक्ट डिज़ाइन शुरू की और खुद की ब्रांड निकाली, और फिर वो ओन ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब OBM। तो यही कहानी है जो हर सेक्टर में हुई है। सैमसंग माइक्रोवेव से लेके सेमीकंडक्टर्स तक, LG टीवी सेट में, या Hyundai कार्स और एक्सकवेटर में, TSMC भी जब शुरुआत हुई थी। तो हर जगह यही कहानी रही है। लेकिन हम लोगों को ऐसे लगता
लगता है कि बस PLI आ गया या तो हम लोग 3 साल में मतलब 30 मार खां बन जाएंगे, या फिर दूसरों को लगता है हम लोग सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। अरे इवन जब टाटा की अगर हम लोग देखें 50% फेलियर रेट है आईफोन केसिंग्स में, जब एप्पल ने चीन में शुरुआत की थी तब क्या फेलियर रेट थी वो हमें देखनी चाहिए, और मेरा दावा है कि उससे कई ज्यादा फेलियर रेट थी, और धीरे धीरे करके वो भी सीखे। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि लर्निंग कैसे होती है और उसको हम लोग कैसे बढ़ावा दे सके, बजाय इसके कि हम लोग सोचे अभी हो जाएगा या फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो हम लोग घर पे ही बनाने लगेंगे सब। बिल्कुल, ये और इसमें आई मीन लेनोवो एसर लैपटॉप की दुनिया में देख सकते हैं, ये भी इसी तरीके के हैं। सोचो लेनोवो ने फाइनली IBM का ही लैपटॉप बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है, जैसे अक्सर आजकल लोग बोलते रहते हैं कि शायद पेज इंडस्ट्रीज जो है ग्लोबल जॉकी खरीद सकती है, ठीक है। वो इंडिया में जो है वो इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, या मुझे लगता है किसी दिन जुबिलियंट जो है वो डोमिनोज ही ना खरीद ले, ठीक है। तो ये हम बाकी सेक्टर्स में भी देख रहे हैं कि आप पार्टनर बनते हैं, सीखते हैं, और धीरे धीरे सीख के, जिसको जैसे तुमने बोला सॉफ्टवेयर में सिंकिंग लैडर होती है, आप लैडर के नीचे से शुरू करते हो, फिर अगली चीज सीखते हो, उसके ऊपर की चीज सीखते हो, धीरे धीरे करके आप ऊपर जाते जाते हो। ये हर सेक्टर में होता ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होगा ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रणय, क्योंकि वहां पे आप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा अलग रख पाते हो ज्यादा, लेकिन उतना अलग भी नहीं, क्योंकि आपको डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, तो डिजाइन वालों और मैन्युफैक्चरिंग वालों को आपस में बात करनी ही पड़ती है। और दूसरी वो चीज जहां पर सॉफ्टवेयर हावी है वहां पे, और मुझे लगता है वो तो एक्चुअली इंडिया की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर भी अच्छा करता है, तो अक्सर लोग सॉफ्टवेयर को काफी अलग रख पाते हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है, तो जो ओनिंग कंपनी है, जैसे आईफोन US चाइना में काफी लोग अच्छे हो जाएंगे, अगर एंड्रॉयड नहीं होता तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती। लेकिन जो एप्पल कंट्रोल रख सकता है अपने सॉफ्टवेयर पे, वो बिल्कुल आउटसोर्स नहीं करते, और उसके बारे में आपके मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा, तब भी आपका काम चलता रहता है, राइट। तो ये एक चीज है आज की नई दुनिया में, जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों एक साथ बनने चाहिए। वो हमको अगली चीज पे देखना चाहिए। ये सिर्फ हार्डवेयर सिर्फ सॉफ्टवेयर अब पुराने सदी की सक्सेस स्टोरीज हैं, पर ठीक है, हमको उनमें भी अच्छा करना है। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। ठीक है, तो लेकिन प्रणय थोड़ा सा इसको फिर आप मतलब क्या सुझाव क्या है आपका, मतलब अभी जो हो रहा है उसमें क्या आपको दिक्कतें, ये तो आपने बहुत डिटेल में समझाई, तो अभी क्या पॉजिटिव उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? नहीं, तो मैं 3 जो पॉइंट दिए उन तीनों में से लेसन्स है। एक तो हमें इंपोर्ट टैरिफ्स कम करनी चाहिए, ज़ीरो करनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है WTO का, उसको एकदम अमल करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा ITA 2 ITA थ्रू ऑलरेडी डिस्कशन में है, और हम लोग उससे बाहर बैठे हुए हैं, तो हमें वहाँ पर डिस्कशन में जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग भारत के लिए एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ा मार्केट है वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ पे होना ज़रूरी है। अभी तो हम लोगों ने ये बोला है कि हमको चाहिए ही नहीं है, हम लोगों को टैरिफ्स कम करने ही नहीं, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक करना है। दूसरा, मैंने जैसे बोला, चीन से कैसे लोग को अलाउ करे, इन्वेस्टमेंट अलाउ करे टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कमर्शियल, वो हमें सीखना है। सरकार की जो अभी FDI की नीति है वो नहीं चलेगी अगर हमें एक्सपोर्ट हब बनना है इलेक्ट्रॉनिक्स का सस्टेनेबली अगले 10-15 सालों के लिए, तो वो। और तीसरा, लर्निंग ना, तो जैसे मैंने बोला माइक्रोमैक्स वगैरह, हम लोगों को ये डीपली सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि कई सारी इंडियन कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, मैं बोल रहा हूँ टॉप 10 कंपनीज, छोटी कंपनीज, क्यों है कि ये लोग R&D में इन्वेस्ट नहीं करते? क्या कारण है इसके? इसे हमें समझना चाहिए। मैं सरकार से पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट R&D की बात कर रहा हूँ। भारत की बहुत कम है, हमारे GDP पर कैपिटा लेवल्स के लिए भी कम है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी कम कर रही है। तो क्यों कर रही हैं उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी लर्निंग को और एक्सेलरेट कर पाएँ। जो चीन ने 15 साल में किया, क्या हम लोग वो 5, 6, 10 साल में कर पाएँ? ये चीज़ हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं मुझे लगता है। ये तो बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ, और लास्ट वाला तो मैं कहूँगा, ख्याति जो प्रणय बोल रहा है वो सरकार भी बोलती है वैसे, वो भी ये सवाल पूछती रहती है कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते, हम आपको इतने इंसेंटिव भी देते रहते हैं, आप R&D को 150% एक्सपेंस कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो शायद समझने की जरूरत है। सिर्फ ऐसे सरकार भी सिर्फ सवाल ही पूछ रही तो नहीं चलेगा, मतलब रिसर्च करनी पड़ेगी ना इस चीज पे कि भाई कहाँ पे खामी है।
पर सरकार भी ये सवाल पूछ रही है और सवाल बहुत वाजिब है, अभी किसी के पास जवाब नहीं है इसका। क्या ये हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रिसर्च वाला इकोसिस्टम का भी इशू है कि उसके आगे बढ़ के फिर, ये तो खैर ये सिर्फ यूनिवर्सिटी से आगे की बात है ना, ये तो आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी अपना रिसर्च नहीं बना पा रही है, वो तो हायर करके भी बना सकती है। और सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों, आप क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप हिंदुस्तान, आपको लगता है हिंदुस्तान में दिक्कत है तो सिंगापुर और सिलिकॉन वैली में खोल लीजिए भाई आप अपना R&D सेंटर। इनके पास कोई पैसों की थोड़ी कमी है, पर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये सोचना चाहिए ना हमको। तो ये हमने एक इनोवेशन के ऊपर पुलियाबाजी भी करी थी वरुण के साथ। तो इनके कोई ये उन सब में यही सिर्फ हमारे पास आरोप बहुत हैं और नंबर्स हैं प्रूव करने के लिए कि ये आरोप सत्य हैं, पर इनका अभी जवाब नहीं है। तो चलिए इस बात पे खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी। आई थिंक हमारे पास रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी हैं, जवाब बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोता बताएं आपको इस बारे में कोई सवाल आते हैं दिमाग में, रिकमेंडेशंस आते हैं तो जरूर हमको लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।